गुड मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है। अभी हम स्टार्ट कर से मैं थोड़ा-सा होल्ड कर रहा था, अभी हम कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो हाँ, तो आज का टॉपिक है बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर हम देखेंगे कि विलियम आर और एमएसीडी को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन का क्या रोल रहने वाला है, एमएसीडी को हम किस तरह से देखेंगे और साथ में हमारा जो विलियम आर एक इंडिकेटर है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने स्विंग ट्रेडिंग को और ज़्यादा प्रॉपर करने के लिए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि विलियम आर जो है वो आरएसआई की फैमिली का एक इंडिकेटर है, ठीक? तो जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है बेसिकली आरएसआई, एमएसीडी और विलियम आर स्टोचस्टिक ये सभी उस तरह से हम उसको प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं क्योंकि ये आपको एक कॉम्बिनेशन के साथ जब आप यूज़ करते हैं इसको तो हमें रिजल्ट जो है थोड़े-से बेटर देखने को मिलते हैं। तो उसको कैसे हम देखेंगे वो हम एक बार समझ लेते हैं चार्ट के ऊपर। अभी मैं मान रहा हूँ कि आप सब कुछ चार्ट को देख पा रहे होंगे सब कोई। तो अभी नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मैंने अभी नीचे ओपन किया हुआ है अपने पास विलियम आर और नीचे लगाया हुआ है एमएसीडी, ठीक है? तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया है, मैं मल्टीपल चार्ट्स को आपको दिखाऊँगा एग्जांपल के तौर पे। पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या चलेगा। यहाँ पर ऊपर 2 एवरेज की लाइन लगाई हुई है हमने। इन लाइन्स को जब हम देख रहे हैं तो ये हमें ट्रेंड बता रहा है, ट्रेंड किस तरह से चल रहा है। प्राइस अगर इसके ऊपर है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है, अगर प्राइस इसके नीचे है, तो वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो इन लाइन्स को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे देख रहे हैं और जब ये विलियम आर जो आप नीचे देखेंगे 3 लाइन्स हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है। ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है। तो मिडल वाला जो पॉइंट है वो -50 का है कि जब भी ये -50 को इसीलिए मैंने हाइलाइट किया हुआ है कि प्राइस सॉरी जो इंडिकेटर का जो अपने पास इंडिकेशन है, जब भी इसके ऊपर निकलेगा तो वहाँ से हमें एक अलर्ट मिलेगा। अलर्ट मिलने के बाद अब कुछ कैंडल्स यहाँ पर किस तरह से मूव करेंगी, उसके बेसिस पे हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं। राइट, तो अभी मैं एक ग्रुप निकालता हूँ अपने पास जो जस्ट मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे बनाया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्लू डार्ट का हमने चार्ट ओपन किया हुआ है। ब्लू डार्ट में यहाँ से प्राइस इसका पॉजिटिव हुआ, लेकिन हमें इंडिकेशन यहाँ पर भी मिला था, लेकिन स्टिल जो हम तीनों का कॉम्बो करके देख रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि एमएसीडी वहाँ पर किस तरह से चल रहा है। तो एमएसीडी 0 लाइन के ऊपर होना चाहिए जिस टाइम पे हम एंट्री बनाएँगे, क्योंकि वहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा हम ट्रेंड के साथ में प्ले कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये वाला जो रिज़ल्ट है जो यहाँ पर अपने पास आया, वो रिज़ल्ट हमें यहाँ पर भी मिलता। लेकिन यहाँ पर चांसेस क्या था एमएसीडी अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। नीचे वाला जो इंडिकेटर है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसका सपोर्ट ना मिलने से प्राइस में मोमेंटम हो सकता है कि वो तेज़ी से ना मिले और हो सकता है कि वो जो हम यहाँ पर सपोर्ट कह रहे थे कि एमएसीडी का मिलना ज़रूरी है, हो सकता है वो प्रीवियस कुछ ट्रेंड की वजह से वो ना मिल रहा हो। तो अगर मैं चार्ट को और ज़ूम आउट करके देखूँगा तो मुझे दिखेगा कि यहाँ पर ये वाला ऑलमोस्ट स्विंग हाई बना हुआ था, उसके बाद ये वाला स्विंग हाई बना हुआ था, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। क्योंकि एमएसीडी का सपोर्ट नहीं मिला रीज़न क्योंकि यहाँ पर जो एवरेजेस है, छोटी एवरेज, बड़ी एवरेज के ऊपर नहीं निकली। क्योंकि एमएसीडी का रूल क्या है? जब शॉर्टर टर्म, लॉन्गर टर्म के ऊपर है, तो हम वहाँ पर उसको मान के चलेंगे कि यहाँ से पॉजिटिव रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि अभी वहाँ से ट्रेंड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है पॉजिटिव साइड। इसी तरह से जब विलियम आर वो आपको दिखा रहा है कि मोमेंटम किस तरह से रह सकता है इसके अंदर, जब दोनों को कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे तो आपको प्रॉपर वहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ आपके प्रॉफिट और स्टॉप लॉस जो भी हम मान के चलते हैं, ठीक है? साथ में जब आपके पास ये रिजल्ट निकल के आता है किसी भी पॉइंट पे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए जल्दी से। अगर रेजिस्टेंस है तो हमें वेट करना होगा, अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो हम उसमें अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करके जा सकते हैं। जैसे कि पहला स्टॉक मैंने ब्लू डार्ट ओपन किया, यहाँ पर अपने पास ये निकल के आया, इस जगह पर आपको दिखा दिया था बेसिकली यहाँ पर कि यहाँ से अब ये जो विलियम आर है वो सपोर्ट लेना स्टार्ट कर रहा है। उससे पहले ये काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था और अभी यहाँ पर क्या हुआ ये एक रेंज में चल रहा था। रेंज में चलने का रीज़न बेसिकली प्राइस भी एक रेंज में चल रहा है, साथ में एमएसीडी भी बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है। उस तरह से भी हम देख सकते हैं और प्राइस कंटीन्यूअसली इन 2 लाइन्स के ऊपर चल रहा है जो कि हम ट्रेंड को लेके चल रहे हैं। ठीक है, 1 घंटे का चार्ट मैंने लगाया हुआ है 60 मिनट्स का। अभी प्राइस जब इसके ऊपर निकलेगा सॉलिड कैंडल बनना स्टार्ट होंगी तो मुझे देखना पड़ेगा।
ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से पॉजिटिव कैंडल बनना स्टार्ट हुई। कैंडल्स को देख के भी हमें पता लगेगा कि यहाँ पर स्ट्रेंथ बन रही है, लेकिन स्ट्रेंथ के साथ अब वो स्ट्रेंथ कब तक वो सस्टेनेबल रह सकती है, वो बेसिकली मैटर करता है कि जब प्राइस वहां से रिट्रेस बहुत ज्यादा ना हो, या फिर रिट्रेस होने के बाद वो सस्टेन करना स्टार्ट कर दे। ये हम हर एक टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, चाहे हम डेली देखें, वीकली देखें, या फिर 1 घंटे का चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि पहली बार यहाँ से प्राइस घूमना स्टार्ट हुआ, मोमेंटम बनना स्टार्ट हुआ, लेकिन अब पहली बार में ही जल्दी से कोई पर्सन एंट्री नहीं बनाता है, क्योंकि उस केस में हमारे पास एसएल बहुत बड़ा हो जाता है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर एंट्री बनाता हूँ, तो मेरा एसएल ये हो सकता है, क्योंकि इसी के बाद इसको पलटना होगा, अदरवाइज मैं इसमें जा सकता हूँ। यहाँ से प्राइस जाने के बाद अब ये आपको कुछ इस तरह से दिखा कि यहाँ पर अपने पास एक रेंज बन रही है। अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पर एक ट्रायंगल टाइप का भी बन रहा है। उस ट्रायंगल का ब्रेकआउट जब होगा तब आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जब भी पॉसिबल है जब आपने पर्टिकुलर चार्ट बाय चार्ट आपने स्टडी किया हो और आपने उसके ऊपर सपोर्ट, रेजिस्टेंस या अलर्ट लगाया हो। अगर हमने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, अलर्ट नहीं लगाया हुआ है, तो फिर हमें स्कैन में स्टॉक निकल के आएगा, जो कि यहाँ पर हमारे पास निकल के आ रहा था ये वाला स्टॉक, क्योंकि वहां पर हमने एमएसीडी का भी इनपुट लिया हुआ है, विलियम आर का भी इनपुट लिया हुआ है, साथ में प्राइस का भी इनपुट लिया हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं तीन चीजों के कॉम्बो के साथ स्कैन निकल के आएगा। अब यहाँ से करना क्या है वो हम समझ लेते हैं। विलियम आर इस लाइन के ऊपर है, 50 के ऊपर होना चाहिए, -50 के ऊपर। एमएसीडी जीरो लाइन के ऊपर होना चाहिए, और जब आप इसमें एंट्री बनाएंगे तो आपका एसएल कम से कम होना चाहिए और रेजिस्टेंस ना के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अभी क्योंकि यहाँ से प्राइस ने मूव दिया था, उसके बाद एक रेंज स्क्वीज हुआ, रेंज स्क्वीज होने के बाद अगर मैं इस वाली कैंडल पे या फिर इस वाली कैंडल पे एंट्री बनाता हूँ, तो मेरा एसएल ये हो सकता है। अगर मैं इस एसएल के साथ जाऊंगा तो इस रेजिस्टेंस को टूटने में अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रीजन, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा, क्योंकि सवाल हमारे मन में ये भी आ सकता है कि रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है, रेजिस्टेंस यहाँ पर है, लेकिन रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद प्राइस अगर स्ट्रेंथ के साथ वापस से उसी जगह पे जा रहा है, जैसे कि रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस को देख के ही ये यहाँ पे रुका होगा, फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली उस रेजिस्टेंस को फेस करते हुए प्राइस वहां पर सस्टेनेबल रहा और चार्ट यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 घंटे की कैंडल अगर मुझे कुछ इस तरह से सॉलिड मिल रही है, तो यहाँ पर अब मैं देखूंगा मेरा रिस्क क्या है। अगर मेरा रिस्क हमारी लिमिट से ज्यादा है, क्योंकि हमने अपना प्रॉपर डिफाइन किया होगा कि मुझे कितना रिस्क लेना है पर ट्रेड के ऊपर या फिर अपनी कैपिटल के ऊपर, अगर वो हमारे रूल्स में फिट बैठता है तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे और हमें ये मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि अब जब आप हाई ब्रेक हो रहा है तो उस केस में, क्योंकि आप पहले से स्टडी करके बैठे हुए हैं कि जब भी ये सिनेरियो फुलफिल होगा, आपको एंट्री बनानी है और अपना एसएल सेट करना। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कई बार हम कहते हैं कि हमें क्लोजिंग का वेट करना है, तो क्लोजिंग का वेट हम उसी केस में करेंगे जब हमने पहले स्टडी नहीं किया हुआ। अगर हमने पहले स्टडी किया हुआ तो हमें क्लोजिंग का वेट भी नहीं करना पड़ेगा, और हम यहाँ पर टाइमली एंट्री लेने के बाद अपने कंफर्टेबली एग्जिट भी हो पाएंगे, या तो अपना एसएल लेके निकलेंगे या फिर अपना टारगेट लेके निकलेंगे, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर देख सकते हैं। अभी ब्लू डार्ट पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से इसने एक ट्रायंगल टाइप का बनाया, उसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ही कंटिन्यूअसली ऊपर निकल गया। अब यहाँ से वापस से प्राइस नीचे आता है, अब यही पॉइंट अपने पास एक सपोर्ट है। अब इस जगह पर सपोर्ट लेने के साथ में इससे पहले ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने बेस बनाया, एक बड़ी कैंडल फिर से इसने बना दी, मतलब जो चीज यहाँ पर कर रहा था वही चीज यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। अब सिर्फ किस चीज की देर है, वापस से ये विलियम आर उस रेंज में आए, एमएसीडी जीरो लाइन के ऊपर आएगा, तो हम यहाँ पर फिर से देख सकते हैं कि हमारा कंटिन्यूएशन चलता रहेगा। अगला स्टॉक देखते हैं हम, सेम ये ब्लू स्टार कंपनी आ गया ऑलमोस्ट। तो अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसने भी यहाँ से 50 के ऊपर निकला, एमएसीडी हमें यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है, साथ में प्राइस ने भी इसको ज्यादा फ्लक्चुएट ना करते हुए एक ब्रेकआउट टाइप का दे दिया। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में भी हमें देखना पड़ेगा कि प्राइस अगर चल रहा है तो वो किस बेसिस पे यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, क्या वो रिट्रेस कर रहा है, क्या फिर वो प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, या फिर वहां पर कोई एक पैटर्न बन रहा है। तो अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बन रहा है, तो जो कि आपको बताता है कि यहाँ से प्राइस मूव करके गया, जब इसने रिट्रेस किया तो ज्यादा डीप तक गया, लेकिन अब जब इसने हैंडल वाला जो पार्ट बनाया तो वहां पर करेक्शन ज्यादा डीप नहीं थी,
वहां पर हम क्या देख सकते हैं कि अगर ज्यादा डीप करेक्शन नहीं है तो जिन लोगों ने यहाँ पर आकर अपना प्रॉफिट बुक किया होगा या फिर थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड कर रहे होंगे, वो यहाँ पर कंटिन्यूसली उसमें और ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ये मोमेंटम देखने को मिलता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है यहाँ से नेगेटिव था, फिर यहाँ से पॉजिटिव हुआ और अभी रिट्रेस होने के बाद जब जिसे हम बोलते हैं पुल बैक करने के बाद जब वो ऊपर निकल रहा है तो हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं और मल्टीपल स्टॉक्स के ऊपर समझते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ। यहाँ से कप एंड हैंडल बना, ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ पर मुझे डिसाइड करना है इन कैंडल्स के ऊपर कि मुझे एंट्री बनानी है, मेरा एसएल क्या होगा और उसके बेसिस पे फिर मैं अपना टारगेट क्या लेके चल सकता हूँ। अगले स्टॉक के ऊपर आते हैं, ये आ गया बॉस लिमिटेड। अभी इसमें आप देखेंगे तो पीछे प्राइस ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम रजिस्ट किया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे मल्टीपल टाइम रजिस्ट किया। इस दौरान विलियम आरबी यहाँ पर फ्लक्चुएट कर रहा था। ठीक है, एमएसीडी भी ऊपर नीचे जा रहा था, लेकिन जब एक रेंज में चल रहा है तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि अगर मैं एंट्री बनाने जाता हूँ तो मेरा रेजिस्टेंस पास में तो नहीं है। अगर रेजिस्टेंस पास में है फिर भी चलेगा। एसएल कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं रेजिस्टेंस पे, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं मान के चलूंगा वो मेरा टारगेट है रेजिस्टेंस का। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा पास में है और हमारा सपोर्ट बहुत दूर है तो वहां पर रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो हमारा रेशो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख के चलेंगे कि हमारे पास जब भी एंट्री आएगी तो उस एंट्री पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस होगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है और जो हमारी उम्मीद है प्राइस को जाने की उस तरह से हो सकता है वो एक्ट ना करे। राइट, तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे जो मोमेंटम बना वो बना अपने पास यहाँ से बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई। अब यहाँ पर हमें डिसाइड करना है कि मुझे एंट्री इसके अंदर बनानी है या रुकना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे विलियम आर एक रेंज में रुका, अपने आप को सस्टेन किया, एमएसीडी जीरो लाइन के नीचे वापस नहीं गया, यहाँ से पॉजिटिव बनना स्टार्ट हुआ और यहीं से आपको मोमेंटम देखना स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो अपने पास रेजिस्टेंस था वो ब्रेक होता हुआ नजर आया, प्राइस उसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया। तो कई बार क्या होगा कि आपको ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई मिलेगी, लेकिन वहां पर रेजिस्टेंस होने की वजह से आपको वो एक्सपेक्टेड मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक्सपेक्टेड मोमेंटम अगर हम चाहते हैं तो वो हमें जब ही मिलेगा जब हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस पास में ना हो। अगले स्टॉक पे आते हैं ब्रिगेड। ब्रिगेड के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है। इससे पहले ये कुछ इस तरह से चल रहा था, ये वाला रेजिस्टेंस था, प्राइस यहाँ से ऊपर निकला, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अब इस केस में आप देखिए क्या होगा कि विलियम आर पहले से पॉजिटिव है, एमएसीडी भी पॉजिटिव है, ये आपको इस जगह से निकलना स्टार्ट होगा। ठीक है, इस जगह से प्राइस अगर चलना स्टार्ट हुआ, अब मेरे पास होगी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है तो ऑब्वियसली यहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं आ पाएगा एंट्री बनाने के लिए। और अगर रेजिस्टेंस को पास में देखते हुए मेरी एंट्री नहीं बनेगी तो ऑब्वियसली प्राइस में ज्यादा मूव देखने को भी नहीं मिलेगा। प्राइस में ज्यादा मूव देखने को मिलेगा जब वहां से लोगों को कंफर्मेशन मिल जाएगी कि अब इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। अब क्या हुआ, बेसिकली यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद अपने पास रेंज डेवलप हुई और उसी पॉइंट को जिसने रेजिस्टेंस बनाया हुआ था अभी उसने सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ से एमएसीडी पॉजिटिव होना स्टार्ट हुआ, साथ में विलियम आर भी आप देखेंगे तो पॉजिटिव चल रहा है और यहाँ से एमएसीडी पॉजिटिव हो गया। तो अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं, ट्रेंड हमारा पॉजिटिव हुआ, मोमेंटम हमारे फेवर में है, तो यहाँ से हमें मोमेंटम मिल सकता है। रीजन, प्रीवियस रेजिस्टेंस को इसने सपोर्ट बनाया और वहां से निकल के चलना स्टार्ट हुआ। राइट, इसी तरह से अब यहाँ से फिर ये रिट्रेस किया, ऑलमोस्ट उसी लेवल तक आया जहां पर पहले रुका हुआ था, अब उसी जगह पे चल रहा है। अब यहाँ से क्या हो सकता है कि ये वाला पॉइंट अपने पास एक पॉइंट सपोर्ट हो सकता है। अब एमएसीडी जीरो लाइन के ऊपर आए, ग्रीन कैंडल्स बनाना स्टार्ट करे तो हम यहाँ पर इसमें एंट्री के लिए सोच सकते हैं। रीजन, क्योंकि यहाँ पर हमारे ट्रेंड के साथ में अभी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ नजर आएगा। फिर हम आते हैं ब्रिटानिया के ऊपर। अभी ब्रिटानिया में क्या हुआ, सेम वही चीज, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो रेजिस्टेंस काफी टाइम से अपने पास है, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। अगर वो स्ट्रेंथ हमारे पास आती है एमएसडी के केस में, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेंड को देख रहे हैं, अगर बाय डिफॉल्ट जो एमएसडी का पैरामीटर होता है 12 और 26 का होता है, अगर 12 कैंडल का जो एवरेज है वो 26 कैंडल की एवरेज से ऊपर जाता है तो आपको जीरो लाइन के ऊपर आता हुआ नजर आता है और ये जो ऊपर जितना भी डिफरेंस है उन दोनों के बीच में वो आपको दिखाता है। राइट,
तो अगर ये उसके ऊपर चल रहा है, छोटा जो ट्रेंड है वो बड़े ट्रेंड के ऊपर चल रहा है, इसका मतलब वहां पर स्विंग ट्रेडर और जो पोजिशनल ट्रेडर है, जो ज्यादा टाइम के लिए ज्यादा इन्वेस्टिंग टाइप की नहीं करते हैं, वो लोग यहाँ पर एंट्री बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उनका क्या होगा बेसिकली कि अगर उन्होंने एंट्री बनाना स्टार्ट किया तो अपना रिस्क को भी वो डिफाइन करके चलेंगे कि क्या मैं इस कैंडल का रिस्क लूंगा। अगर मैं राजी हूं इस कैंडल का रिस्क लेने के लिए तो इसमें एंट्री बनेगी, अदरवाइज इसमें एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो टाइम बाय टाइम आपको क्लियर होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोगों को क्लियर होगा ये चीजें कि जब आप किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री बनाते हैं तो आपके डिजायर्ड रिटर्न जो मिलते हैं वो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली मिलते हैं। अगर आपको कम एक्सपीरियंस है तो कई बार आप किसी 100 रुपए का स्टॉक आपने उठाया, वो हो सकता है 120 130 चला गया, आपने वहां पर निकाल दिया, राइट? क्योंकि आपको अपने कैपिटल के ऊपर एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला जो भी आपने उस ट्रेड में इन्वेस्ट किया था। अभी वही स्टॉक अगर वो 200 या 300 के ऊपर निकल गया तो वो आपका कैपिटल डबल हो सकता था, जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो डबल हो सकता था। लेकिन वहां पर फिर हमारे मन में सवाल आना स्टार्ट होगा कि जब ये 100 का 200 या 300 हो सकता है तो मैं क्यों 20 या 30 में निकल गया, राइट? तो वहां फिर आप ढूंढना जब स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ ये सेटअप्स दिखेंगे जहां पर रिस्क कम सबसे कम था। क्योंकि एक कोई भी इंडिकेटर प्लॉट करने से पैसा जल्दी से नहीं बन सकता जब तक आप उसमें बाकी सारी चीजों को ना जोड़ें। बाकी सारी चीजें मतलब आपने ट्रेंड देख लिया, ट्रेंड किस तरह से चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया आपने कि अब उसके पास नेक्स्ट लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस किस पॉइंट पे हो सकता है। अब उस पॉइंट के बेसिस पे अब जो रिस्क है, क्योंकि फिर फैक्टर आता है रिस्क का, क्योंकि अब आपने देखा सपोर्ट पे स्टॉक है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ये तो पता नहीं ना कि आपने एंट्री बनाई है तो 100% ऊपर ही जाएगा। अगर वो आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं चलता है, वो रिवर्स करता है आपके बाइंग प्राइस से, तो वहां पर आपको किस जगह पर आउट होना है उस ट्रेड से, वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। क्योंकि लास्ट में सबसे ज्यादा वही काम आता है, क्योंकि ट्रेंड आपको चार्ट के ऊपर दिखेगा, पॉजिटिव भी दिखेगा, नेगेटिव भी दिखेगा। अब क्योंकि हम पॉजिटिव के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड देखते ही हो सकता है हम सोचना स्टार्ट करते हैं मुझे एंट्री बनानी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ब्रेकआउट मिल रहा है। अगर यहाँ से मुझे ब्रेकआउट मिल रहा है तो फिर मुझे ये भी सवाल पूछना पड़ेगा अपने आप से कि अगर ये किसी भी वजह से नीचे गया तो मुझे इस पॉइंट के नीचे निकलना है या फिर इस पॉइंट के नीचे निकलना है। क्योंकि सबका कैपेसिटी अलग अलग होता है। मैंने अगर इस कैंडल पे एंट्री बनाया तो हो सकता है कि मेरी कैपेसिटी है कि इस कैंडल का लो कटते हुए बाहर हो जाऊं, या फिर जो मैंने रेंज डिफाइन की हुई है 5575 की, वो नीचे कटते ही मैं बाहर हो जाऊं। और हो सकता है इस कैंडल पे मैं बाहर भी हो जाऊं अगर मैं क्लोजिंग का वेट नहीं कर रहा हूं तो, राइट? लेकिन जिसका कैपेसिटी ज्यादा है वो इस स्विंग लो को या फिर इस स्विंग लो को लेके चलते हैं, तो उनका क्या होगा बेसिकली कि वो इस पॉइंट से बाहर नहीं निकलेंगे और यहाँ पर आपको एग्जिट कहीं पे मिला भी नहीं, राइट? तो अगर आपको एग्जिट नहीं मिला तो आप देखेंगे 5575 से अगर हाई तक मैं कैलकुलेट करूं तो 5831 निकलता है। ठीक है, तो 5500 से लेकर और 5800 तक का सफर आपने यहाँ से तय किया, क्योंकि आपका जो रिस्क एबिलिटी थी वो ज्यादा थी। क्योंकि एक नॉर्मली क्या होता है कि इंट्राडे प्लेयर का रिस्क एपेटाइट वो कम लेके चलते हैं, क्योंकि उनको क्वांटिटी ज्यादा लेनी होती है। स्विंग ट्रेडर अपने कैपिटल के बेसिस पे जो भी उन्होंने कैलकुलेशन की होगी उसके बेसिस पे अपना पोजीशन साइज रखते हैं कि किस तरह से उनको ट्रेड बनाना है, कितना क्वांटिटी उठाना है और कहां तक होल्ड करना है और किस पॉइंट पे कितनी क्वांटिटी को निकालना है। तो ये सभी चीजें पहले प्लान करके वो बैठते हैं, उसके बाद वो सभी चीजों के अंदर आते हैं, चार्ट के ऊपर देखते हैं, देन उनको लगता है तो उसमें एंट्री बनाते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं हम यहाँ पर। बीएससी के अंदर अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा था काफी टाइम से। ये देखिए जितना इंटरडे डेटा हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली स्विंग हाई स्विंग लो बना रहा था। ठीक है, अभी यहाँ से जब प्राइस इस जगह पर आया तो ये अपने पास एक रेजिस्टेंस हुआ। अब ये रेजिस्टेंस होगा तो अब ऑब्वियसली यहाँ पर लोगों का थोड़ा सा रुझान कम हो जाएगा। हालांकि ये स्टॉक मोमेंटम में था तो यहाँ पर किसी ने रोका नहीं, अदरवाइज यहाँ पर रेजिस्टेंस पे रुकता। और जैसे कि प्राइस यहाँ पर वापस आया, सपोर्ट बना, सपोर्ट बनने के बाद इसमें एंट्री बनाना चालू करेंगे लोग। यहाँ पर अगर एंट्री बनाई है लोगों ने तो फिर अब यहाँ पर क्या होगा, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं टूटा तो अब यहाँ पर
काफी टाइम लगा दिया, इसने 4-5 दिन लगा दिए अगर, तो यहाँ पर लोग सोचना स्टार्ट कर देंगे कि मैंने एंट्री बनाई, लेकिन वो डिजायर्ड मोमेंटम मुझे अब फिलहाल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पहले एक मोमेंटम मिल चुका था। अगर वो मोमेंटम मिल चुका है, कोई भी स्टॉक 2300 से लेकर और अगर 3000 तक पहुंच चुका, वापस से वो लगभग 2600 के आसपास आ गया, तो है तो सपोर्ट से ऊपर ही, लेकिन क्या उसके अंदर वो मोमेंटम है जो उसने 2300 से 3000 का सफर तय करने में लिया था? लेकिन यहाँ पर जब हम देखेंगे तो वो मोमेंटम यहाँ पर देखने को नजर नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, जब मोमेंटम नहीं मिल रहा है, तो अब हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे निकलना कब है। एक तो तरीका हो सकता है कि मैंने अपना एसएल आगे बढ़ा दिया, दूसरा हो गया कि प्रीवियस कैंडल का लो जैसे टूटेगा मैं बाहर हो जाऊंगा, राइट। तो डेली बेसिस पे अगर कोई भी कैंडल प्रीवियस क्लोज के नीचे आती है तो बाहर निकल जाना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाली कैंडल ऑलमोस्ट प्रीवियस क्लोज के नीचे आ गई थी, ठीक है। क्लोजिंग के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो इसमें हो सकता है आप बाहर ना निकले हो, तो अब यहाँ पर बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर आपने अलर्ट लगाया हुआ है और आपका प्राइस ट्रिगर हो गया, तो आप इतना ज्यादा वेट ना करके आप पहले भी बाहर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपने एंट्री बनाई तो एक फ्लो में आपको ये चीज मिल सकती है, लेकिन वहां से क्योंकि पहले से वो स्टॉक मोमेंटम में था और वो रिवर्स भी कर सकता है, तो उसको देखते हुए क्योंकि अपने पास मेन सपोर्ट ये था, यहाँ पर सपोर्ट लिया ऊपर गया, लेकिन ऊपर जाने के लिए भी इसको फोर्स चाहिए। टाइम इसने पूरा ले लिया लेकिन ऊपर फिर भी नहीं जा रहा, इसका मतलब वहां पर सेलिंग प्रेशर तेजी से आ सकता है। तो उस सेलिंग प्रेशर की वजह से प्राइस नीचे आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब वो सपोर्ट टूटा, सपोर्ट टूटने के बाद अब वापस से हम यहाँ पर देखेंगे ट्रेंड पॉजिटिव हो रहा है या नहीं। अगर होगा तो हम इसको देखेंगे, अदरवाइज इसको इग्नोर करेंगे। अगले स्टॉक पे अगर आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से एमएसीडी चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर भी तेज हुआ था उसके बाद, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस पे हो सकता है कि हमारा कॉन्फिडेंस ना आए कि मुझे एंट्री बनानी। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि जब ऐसा इस टाइप का रेजिस्टेंस दिखता है तो मैं उस स्टॉक को अलर्ट लगा के छोड़ता हूँ कि जब प्राइस इस लेवल के ऊपर निकलेगा तभी मैं उसमें उसको देखूंगा, अदरवाइज नहीं देखूंगा, ठीक है। तो कंट्रोल जे से अपने पास अलर्ट लगता है, जैसे मैंने कंट्रोल जे किया इस पॉइंट पे तो दिखा देगा कि बिरला सॉफ्ट के अंदर रेट ग्रेटर देन इक्वल टू 406 या 410 जो मैंने डाला यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंगली मुझे एक अलर्ट चाहिए कि यहाँ पर मैं एंट्री बनाऊंगा या नहीं बना। अगर मैंने अलर्ट डाला हुआ है तो फिर ये मुझे प्राइस दिखाएगा, फिर उस जगह पर मैं देखूंगा मेरा रिस्क कितना है, क्योंकि हो सकता है कि मुझे इस पहली कैंडल पे दिखाएगा अलर्ट, अगर पहली कैंडल पे दिखाएगा तो मुझे यहाँ से लेकर और यहाँ तक का रिस्क कैलकुलेट करके चलना पड़े, तो ये रिस्क मेरे पास बहुत बड़ा होगा, राइट। इसी तरह से अगर वो अलर्ट होने के बाद मैंने देखा कि ये कैंडल बहुत बड़ी है, अब मैं रिट्रेस करने के बाद जब वापस से हाई बनाएगा उस टाइम पे देखूंगा, क्योंकि अब इस टाइम पे मेरे पास एसएल इस कैंडल का लो आ गया, जो ये रेड कैंडल का लो है, ठीक है। तो इस केस में मेरा एसएल बहुत छोटा हो जाएगा और अगर मोमेंटम मिलेगा तो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा। फिर उसके बाद वापस से प्राइस आया, जो अपने पास जोन रेजिस्टेंस जोन बन रहा था, अब वही सपोर्ट जोन बनना स्टार्ट हुआ। यहाँ पर एमएसीडी की जो लाइन है वो भी ग्रीन होना स्टार्ट हुई, लेकिन स्टिल वो जीरो लाइन के नीचे है, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी लॉन्ग टर्म ट्रेंड के नीचे चल रहा है। अब लेकिन स्टिल वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या देख सकता हूँ कि अगर मेरा रिस्क कम है तो मैं यहाँ पर भी एंट्री बना सकता हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर हम ये मान के चलेंगे कि एक स्टिक रूल यही है, तो अपने डिसिप्लिन के अलावा और कोई रूल नहीं है, ठीक है। प्राइस चार्ट के ऊपर आपको किस तरह से दिख रहा है वो भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कई बार आप यहाँ पर भी एंट्री बनाएंगे, कई बार आप यहाँ पर भी बनाएंगे, कई बार आप ये डबल हाइयर लो और हाइयर हाई बनने के बाद भी एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो ये टाइम बाय टाइम एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपको क्लियर होता रहेगा कि आप यहाँ से प्राइस को किस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि जब कुछ इस तरह की फॉर्मेशन होती है, प्राइस ऊपर गया नीचे आया, फिर वापस से ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो इस दौरान आप क्या देख रहे हैं कि कई बार बाइंग फोर्स आया लेकिन उसको उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ले जाने में वो सक्षम नहीं हुआ, उसके बाद वापस से नीचे आता है प्राइस लेकिन वो सपोर्ट भी नहीं तोड़ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर भी नहीं है। अगर बाइंग फोर्स भी नहीं है तो सेलिंग प्रेशर भी फिलहाल नहीं है, जो कि अपना लोग माल निकाल के जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर थोड़ी सी डिमांड भी अगर आती है एक सर्टेन प्राइस के ऊपर, तो वहां से प्राइस एक शूट कर सकता है, ठीक है। तो इस मोमेंटम को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं प्राइस एक्शन के साथ में कि ये कुछ आपको इस तरह से दिखा, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ये सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद अब यहाँ पर ये वाली कैंडल जब चलना स्टार्ट हुई, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे कि अगर
इस पॉइंट का 421.50 का अगर एसएल कटता है तो आपको कितना लॉस होगा, उस लॉस को लेने के लिए मैं रेडी हूँ, मेरा कैपिटल पे ज्यादा बड़ा डेंट नहीं आता है, तो मैं उसमें एंट्री बनाऊंगा, अदरवाइज मैं इसको इग्नोर कर दूं। राइट, क्योंकि मार्केट के अंदर लास्ट डिसीजन एक ट्रेडर का ही होता है कि मुझे यहाँ पर ट्रेड बनाना है या नहीं बनाना। अब वो ट्रेडर का डिसीजन किस बेसिस पे है, न्यूज के बेस पे है या किसी ने टिप दी है या फिर उसने एनालाइज किया, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है और आने वाले रिजल्ट्स भी इसी से प्रभावित होते हैं। अगर आपने अपनी एनालिसिस करने के बाद रिजल्ट निकाले और आपने उसको अपने ट्रेड को प्लान किया, तो आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि आपने अगर अपना पूरा सा ट्रेड प्लान तैयार किया और उसको एग्जीक्यूट किया, तो आपको आपके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप मल्टीपल ट्रेड करेंगे, एक्यूरेसी के साथ अगर आप देखेंगे, मान लीजिए एक्यूरेसी की अगर बात करते हैं, तो 100 ट्रेड्स अगर आपने एक क्वार्टर में किए और वहां पर आपने देखा कि आपके 100 में से 50 ट्रेड भी सही होते हैं या 50 ट्रेड भी गलत होते हैं। क्योंकि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 का लेके चलते हैं कम से कम, तो आप प्रॉफिटेबल ही निकलेंगे वहां से। 1:2 पे आप ब्रेक इवन पे निकल सकते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल होने के लिए 1:3 का रेशो होना बहुत जरूरी है। वो चीज आपको ट्रेड करके अपने प्लान को एग्जीक्यूट करके तभी पता लगेगा। उसमें दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि किसी ने कोई इंडिकेटर बताया या उसके बेसिस पे। इंडिकेटर हेल्प करते हैं, लेकिन साथ में उसमें अपनी स्किल भी हेल्प करती है कि आपने उस पर्टिकुलर स्टॉक को या उस पर्टिकुलर प्राइस फॉर्मेशन को मार्केट में कितनी बार देखा है। क्योंकि अगर आपने मार्केट में मल्टीपल टाइम वो चीजें देखी है, क्योंकि जिन्होंने 2008 का फॉल देखा, जिन्होंने कोविड का फॉल देखा, ठीक है, जिन्होंने 2008 का फॉल देखा था वो 2020 में नहीं घबराए थे, क्योंकि उनको पता था कि पहले भी ऐसा हो चुका है। 2008 से पहले का फॉल जिसने देखा होगा वो 2008 में नहीं घबराए होंगे। राइट, तो अभी आप देखेंगे 2020 के बाद फिर रूस और यूक्रेन का हुआ, ठीक है, तो वहां पर भी एक कैंडल बनी डाउन साइड के लिए, उसके बाद पूरा ऊपर निकल गया। रीजन, क्योंकि वहां पर लोगों का घबराना बहुत कम था, क्योंकि 2020 से पहले मार्केट के अंदर इतने लोग नहीं थे जितना 2020 के बाद आए थे, और 2020 के बाद 2025 तक भी उतने लोग नहीं जितने 2020 में एंटर किए थे, क्योंकि वहां पर कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होकर बाहर निकल चुके हैं और कुछ लोग सीख के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो फर्क सिर्फ यही है कि आपका माइंडसेट किस तरह से काम कर रहा है। आपने वो सिनेरियोस देखे जो मार्केट के अंदर, आप उसको देख के किस तरह से इवॉल्व हुए, अपने ट्रेड्स को आपने किस तरह से आगे कहते हैं कि फिल्टर करने के लिए आपने क्या-क्या उसमें प्लान किए, चेंजेस किए, क्योंकि आप चेंजेस कर करके अपनी स्ट्रेटजी को अ, फिल्टर कर करके ही आप आगे बढ़ते हैं कि मेरे पास एक रूल ये भी ऐड हो गया, एक रूल ये भी ऐड हो गया, एक रूल ये भी ऐड हो गया। ठीक है, तो कुछ जब आगे के सेशंस करेंगे, तो उन चीज़ों को भी समझेंगे कि हम किन-किन चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम इस टॉपिक पे ही रहते हैं, क्योंकि हम टॉपिक से धीरे-धीरे दूर जा रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं कि दोबारा से इस पे आते हैं। यहाँ से आप देखिए, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करने का रीज़न क्या था? यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के बाद ये चलना स्टार्ट हुआ। जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं निकलता तो ये हमें सपोर्ट नहीं दिख सकता। तब तक तो हम यही मानेंगे यहाँ से करेक्शन चल रहा है। लेकिन इस जगह पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर ये वाला लो बना था, उसके बाद ये लो बना, उसके बाद ये हायर हाई बना। ठीक है, तो हायर लो की फॉर्मेशन जब बनना स्टार्ट होती है, तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से प्राइस ने टर्न करना स्टार्ट कर दिया। अपने एक्जिस्टिंग ट्रेंड को तोड़ने के बाद वो रिवर्स कर रहा है। अब रिवर्स कर रहा है तो यहाँ पर एक साइकोलॉजी क्या आती है कि अगर मैं इस जगह पर एंट्री बनाता हूँ तो मेरा एसएल ये होना चाहिए। मैं सिंपली प्राइस के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, मैं कोई एमएससीडी नहीं दिख रहा हूँ यहाँ पर, ना ही मैं कोई विलियम आकार देख रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर हम जनरल जनरल साइकोलॉजी मेरी क्या करेगी कि हायर लो बना, हायर हाई बना, तो एज ए स्विंग ट्रेडर मैं यहाँ पर एंट्री बना सकता हूँ। मेरा एसएल ये हो सकता है, क्योंकि जब ये मुझे प्रॉफिट देगा तो मुझे कम से कम ये देगा, और मेरा एसएल होगा तो मेरा एसएल ये जाएगा। तो अगर मेरी एंट्री पॉइंट 770 का है और मेरा एग्जिट पॉइंट लगभग 750 का है, तो 20 पॉइंट मेरे पास से जाते हैं, और मेरा एग्जिट क्राइटेरिया अगर मीट होता है प्रॉफिट साइड में, तो मेरे पास यहाँ पर 790 का प्रॉफिट देखने को मिलता है। राइट, तो यहाँ पर 1:1 पे आके हो सकता है कि मैं अपना कुछ क्वांटिटी देखना स्टार्ट करूं, मुझे रखना है या नहीं रखना। या फिर मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ कि जब प्राइस यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, मेरे जो मैंने रिस्क लिया था उस लेवल तक पहुंचेगा 20 पॉइंट के साथ में,
तो मैं वहां पर अपने ट्रेड को ब्रेक इवन पे लेके आ जाऊं, ताकि किसी भी वजह से अगर वो 770 को ब्रेक करता है फिर से, तो मैं लॉस में ना जाऊं। तो इससे होगा क्या, आपने अपने ट्रेड को सेव कर दिया, अब ये स्टॉक नीचे चला भी जाएगा तो आपके ब्रेक इवन पे आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, आपने जो दिया वो सिर्फ ब्रोकरेज दी, इसके अलावा आपने लॉस नहीं दिया, आप दूसरे ट्रेड को प्लान करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस को रिवाइज नहीं किया, तो हो सकता है कि प्राइस वापस से आए, आपका एसएल लेके चला जाए। तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम देता है। रीज़न क्योंकि आपका प्रॉफिट था, प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हुआ और लास्ट में एंड भी आपने लॉस के साथ ही किया, क्योंकि आपने एसएल दे दिया। फिर ये एक रूल आप फिर अपना डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी मेरा ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा, तो मैं अपने एसएल को आगे बढ़ा दूँगा, ताकि अब मुझे वो लॉस ना दे पाए और आगे अगर प्रॉफिट होना है, तो मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ वो लेके जाए। तो इस दौरान आप क्या देखेंगे, अगर आपने वेट किया होगा, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख सकती है कि इस जगह तक आपका एसएल हिट नहीं हुआ और जब यहाँ से प्राइस ऊपर गया, मोमेंटम यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो आप वहाँ पर निकल भी सकते हैं। और अभी तक भी आप देखेंगे तो वो वाला जो पॉइंट है, जो आपका बाइंग पॉइंट था, वो अभी तक नहीं आया। आप यहाँ पर 1:1 के आसपास अभी बैठे हुए, राइट? दूसरा एस्पेक्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमने प्राइस एक्शन देखा था, साथ में एमएसीडी क्या कर रहा है? क्या वो पॉजिटिव हो रहा है? जी, पॉजिटिव हो रहा है, ज़ीरो लाइन के ऊपर है, अभी ज़ीरो लाइन के ऊपर नहीं है, लेकिन ज़ीरो लाइन के ऊपर होगा, तो वो हमें हमारे ट्रेड का ब्रेक इवन पॉइंट हो सकता है वहाँ तक जाते-जाते, ठीक है? विलियम आर क्या कर रहा है? विलियम आर ने भी आपको दिखाया कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया, हायर लो बनाया, उसके बाद ये ऊपर चलना स्टार्ट कर रहा है। तो ये सभी चीज़ों को कंबाइन करके आप यहाँ पर रिजल्ट्स को देख सकते हैं। अगले स्टॉक पे आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला सेम वही ट्रेंड, डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस इसके ऊपर चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ, हायर लो, हायर हाई की फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हुई, इस जगह पर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर अब मुझे कैलकुलेट करना है कि मेरा एसएल क्या होगा। अगर मैं 950 के आसपास भी एंट्री बनाता हूँ, तो मेरा एसएल 930 के आसपास होना चाहिए, राइट? तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर 20 से 30 पॉइंट का एसएल लेते हैं, तो हमारा टारगेट फिलहाल के लिए क्या देखेंगे, ये वाला एक विक बना था, चांसेस है यहाँ तक जाना चाहिए। अब यहाँ पर जाने के बाद प्राइस रुकेगा या ऊपर जाएगा, कोई नहीं जानता। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अपने एसएल को रिवाइज कर सकता हूँ। हो सकता है इस वाली कैंडल में मुझसे एसएल लेके भी चला जाए। हालाँकि इसका लो नहीं बना है, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपका एसएल लेके जाएगा, लेकिन फिर से आपको फॉर्मेशन की तैयारी करनी है। यहाँ पर आपको देखना है प्राइस किस तरह से चल रहा है। फिर ब्रेकआउट होगा, फिर आपको कैलकुलेट करना है कि आपका एसएल क्या है। अब इस तरह से आप अपने रूल को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं और उन सभी चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैस्ट्रॉल को देख लेते हैं, आई थिंक मेरे पास ये लास्ट रहेगा इसको। तो कैस्ट्रॉल में अगर आप देखेंगे डेली चार्ट पे भी अगर, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा था कि ये वाला एक पॉइंट है, जिस जगह पर प्राइस बार-बार रुक रहा है, कुछ इस तरह से। अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, वो भी यहाँ पर हमें यही दिख रहा है कि एक सर्टेन लगभग इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब अगर प्राइस यहाँ से ऊपर निकलेगा तो हमें ये वाला पॉइंट है, इसके ऊपर चलना चाहिए। अब इसी चीज़ को अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, मैंने 60 मिनट पे लेके आ गया इसको, तो यहाँ पर मुझे प्राइस एक्शन दिखेगा कि ये वाला पॉइंट रुका, यहाँ पर रुका, इसके बाद ऊपर गया, ऑलमोस्ट उसी ज़ोन में से सपोर्ट लेना स्टार्ट किया और यहाँ पर एमएसीडी भी हमारे पास पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया। अगर एमएसीडी पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ से कई बार क्या होगा, गैप अप होने के बाद यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं कि अपने एंट्री बनाते हैं, अपना रिस्क को डिफाइन करना भूल जाते हैं कि गैप अप के बाद ये स्टॉक निकल गया, अब मेरे हाथ में नहीं आए। फिर उसके बाद ये सिनेरियो देख के आप यहाँ पर हो सकता है पैनिक में निकल भी जाए, ठीक है? जैसे अभी पीएनबी के केस में हुआ है रिसेंटली, तो पीएनबी में ऐसा ही हुआ, ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद कंटिन्यूअसली उसने एम पैटर्न बनाया और कई लोग कल वाली कैंडल में निकल चुके। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो यहाँ से क्या हुआ, बिग गैप अप हुआ, यहाँ पर आपको एंट्री नहीं मिली, सपोज आपको इसमें चेज करने के चक्कर में आपने यहाँ पर हाई पे एंट्री बना ली होगी, पूरे दिन प्राइस नीचे रहा, हो सकता है क्लोज करते करते आप यहाँ पर बाहर भी निकल गए, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो ये वाला पॉइंट था, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, इसको वापस से इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर जिसने एंट्री बनाई उसका एसएल सिंपल ये है, अब उसका एसएल ये नहीं है, उसका एसएल ये है। उसके बाद जब प्राइस उसके हाई पे पहुँच गया, तो जो उसने मान लीजिए मैंने ही अगर यहाँ पर ट्रेड बनाया हुआ है, तो मेरा ब्रेक इवन पे अब स्टॉप लॉस आ जाना चाहिए। अगर आ गया है मेरे बाइंग प्राइस पे, तो मैं यहाँ से अब इसको ऊपर के लिए देख सकता हूँ। अब यहाँ से प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट किया,
कहाँ तक जाएगा कोई नहीं जानता, लेकिन मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ सिंपली कि मेरा 1:3 जहाँ पर हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर मुझे अपना डिसाइड करना है कि मुझे अब कितना पैसा उसमें रखना है या सारा निकालना है। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में जनरली क्या होता है कि आप 10, 20, 30% लेके निकलते हैं और फिर अगले ट्रेड को आप ढूँढना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी स्टॉक एक बार में कुछ इस तरह से ही चलता है। पहले 20% चलेगा, फिर नीचे आएगा, फिर चलेगा, फिर नीचे आएगा। तो वहाँ पर आप उन स्विंग्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो और ये जो चार्ट और जो एक स्कैनर है, क्योंकि ये लाइव मार्केट में आपका स्कैनर काम करेगा। अगर मैं रिसेंट में देखूँ तो रिसेंट में आई थिंक कोई रिजल्ट आएगा नहीं यहाँ पर। देख लेता हूँ मैं। नहीं। तो लाइव मार्केट में क्योंकि 1 घंटे के चार्ट पे हमने बनाया हुआ है, ये मल्टीपल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के साथ है, मल्टीपल टाइम फ्रेम का इसमें इनपुट लिया हुआ है। तो जिस वजह से अगर मैं ऑफसेट भी करूँगा तो हो सकता है कि शायद वो रिजल्ट आपको गलत ही दिखाए। राइट, तो ये स्कैनर और ये स्क्रीन भी हम आपको शेयर कर देंगे अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो। और बाकी आज के सेशन में यही था एमएसीडी और विलियम आर को एक्सप्लेन करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको कुछ हेल्प मिलेगी इससे और आगे भी हम अपने सेशन को कंडक्ट करते रहेंगे ताकि हम अपनी नॉलेज को शेयर कर सकें, आपके काम आ सकें। तो नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी। आपका कोई भी डाउट क्वेरी रहेगा, तो आप इन दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो हम आपको पूरा कोशिश करेंगे कि आपको एक्सप्लेन कर पाएँ और अच्छे से। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा प्लीज़ एक बार आप बता दीजिएगा, इन नंबर्स पे कॉल कर लीजिएगा। आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।